नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह डायलॉग तो काफी पुराना हो गया। इसका नया संस्करण यह है कि कालिख में रहने वाले सफेदी पर भाषण नहीं सुनाते अखिलेश जी। मेरे पिछले 3 कार्यक्रम मुलायम सिंह यादव की आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच, उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार से होते हुए अखिलेश यादव के कार्यकाल के भ्रष्टाचार तक पहुंचे। आपने देखा किस तरह अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ के रिश्तेदारों के साथ मिलकर ऐसा घोटाला किया कि 25 साल तक यूपी को 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान होता रहेगा। अखिलेश के ऐसे कई कारनामे हैं। उनका दूसरा कारनामा आज फिर से देखिए। यह खबर राष्ट्रीय साप्ताहिक अखबार चौथी दुनिया के हिंदी और उर्दू दोनों संस्करणों में तब प्रकाशित हुई थी जब घोटाला हुआ था। अखिलेश यह नहीं कह सकते कि तब क्यों नहीं छापा था। आपने कभी सुना है कि जो कंपनी अस्तित्व में ही न हो उसे 5-5 परियोजनाओं का ठेका दे दिया जाए? ऐसे बेजोड़ कारनामे मायावती और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए हैं। खनन का धंधा करने वालों ने एक कंपनी के नाम पर 5-5 जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका पहले हासिल कर लिया, कंपनी बाद में बनाई। कंपनी का एक निदेशक सपा का तो दूसरा निदेशक बसपा का नेता है। परियोजना शुरू नहीं हुई लेकिन सस्ते ऋण और सब्सिडी का भोग चढ़ गया। परियोजनाओं का काम शुरू नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली नहीं मिल पाई, जिससे हर साल करोड़ों का सिलसिलेवार नुकसान अलग से हुआ। यह तो अखिलेश ही बताएंगे कि खनन का पैसा परियोजना में लगना था या परियोजना के जरिए सरकार का धन खनन माफियाओं और उनके सरपरस्त नेताओं तक पहुंचना था। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर अखिलेश यादव कितने चिंतित रहे हैं उसका यह नायाब उदाहरण है। आप याद करें अखिलेश का कार्यकाल, तब बिजली को लेकर प्रदेश में किस कदर भीषण मारामारी मची थी। उत्तर प्रदेश को दूसरे राज्यों और एजेंसियों से महंगे में बिजली खरीदनी पड़ रही थी। अपने प्रदेश में सस्ते में बिजली उपलब्ध हो, अखिलेश यादव को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उस दरमियान यूपी की तकरीबन 1.5 दर्जन लघु जल विद्युत परियोजनाएं ठप्प पड़ी हुई थी। यह वे परियोजनाएं थीं जो मंजूरी की सरकारी औपचारिकताओं से गुजर चुकी थी और बाकायदा करार भी हो चुका था, लेकिन वे परियोजनाएं शुरू नहीं हुई। शासन के शीर्ष नौकरशाह करार पर साइन करके चुप बैठ गए, रिश्वत का इंतजार करते रहे और परियोजनाओं का भट्ठा बैठ गया। परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाला सस्ता ऋण और 20% सब्सिडी मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए का बंटाधार हो गया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बात यहीं पर थमती नहीं है बल्कि यहीं से गति पकड़ती है। देखिए कैसे। लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका लेने वाली कंपनी ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड के 2 निदेशक दिलीप कुमार सिंह और सीरज ध्वज सिंह उत्तर प्रदेश में खनन के गोरख धंधे से जुड़े रहे हैं। सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया उस कंपनी के निदेशकों को एक तरफ खनन माफिया बाबू सिंह कुशवाहा का संरक्षण मिला हुआ था तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। कंपनी के एक निदेशक सीरज ध्वज सिंह समाजवादी पार्टी से तो दूसरे निदेशक दिलीप कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी सुनियोजित तालमेल के तहत लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया गया जो ठेका दिए जाने के वक्त अस्तित्व में ही नहीं थी। ठेका पहले दे दिया गया, कंपनी बाद में बनी। उत्तर प्रदेश की 5 महत्वपूर्ण लघु विद्युत परियोजनाओं का ठेका बसपा के कार्यकाल में मंजूर हुआ था और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कार्य रूप में आया। बसपा सपा में घोटाले का गठबंधन पहले से ही काम कर रहा था। ठेका हासिल करने वाली कंपनी ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड के दोनों निदेशक दिलीप कुमार सिंह और सीरज ध्वज सिंह बांदा बुंदेलखंड में खनन के धंधे के नामवर लोग हैं। ख्याति नाम बाबू सिंह कुशवाहा का खनन साम्राज्य यही लोग चलाते थे और चलाते हैं।
सीरज ध्वज सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट से 2007 का विधानसभा चुनाव बांदा से लड़ चुके हैं। दिलीप सिंह 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट से लड़ चुके हैं। खनन के आकर्षण से मुलायम और अखिलेश दोनों ही उभर नहीं पाए। खनन पर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि घोटाले की जमीन कैसे मायावती सरकार ने तैयार की और अखिलेश की सरकार ने कैसे उस पर फसल उगाकर काट लिए। फसल का हिस्सा मायावती को मिला कि नहीं, यह तो अखिलेश ही बताएंगे, या आप अपनी समझदारी और उनकी पृष्ठभूमि से समझ सकते हैं। यूपी की बिजली जरूरतों को पूरा करने का प्रहसन करते हुए मायावती की सरकार ने लघु जल विद्युत की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 28 जनवरी 2011 को निविदाएं आमंत्रित की थी। 28 फरवरी 2011 को लखनऊ में हुई प्री बिड मीटिंग में ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड को करीब 30 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए पीलीभीत में माधो 1 और डुंडा, शाहजहांपुर में माधो 2, बिजनौर में रामगंगा और ललितपुर में बंदरौन समेत 5 लघु जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का ठेका दे दिया गया। 28 फरवरी 2011 को ठेका मिला और एक महीने बाद यानी 18 मार्च 2011 को ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड कंपनी अस्तित्व में आई। यानी जिस तारीख को निविदा यानी बिड दाखिल हुई और जिस तारीख को ठेका मंजूर करने का निर्णय लिया गया, उन तारीखों पर ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड का अस्तित्व ही नहीं था। दस्तावेज देखें तो पाएंगे कि कंपनी 18 मार्च 2011 को मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी की पहली बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को फाइल हुई। किस प्रभाव और दबाव में ठेका दिया गया और किस तरह सारे नियमों और प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई, यह बिल्कुल स्पष्ट है। ओमनिस कंपनी को जब ठेका मिला तब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और जब ओमनिस के साथ जल विद्युत निगम का पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए हुआ तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बसपा सरकार ने 5 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का ठेका ओमनिस को तब दिया जब वह कंपनी पैदा ही नहीं हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने ओमनिस के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट तब किया जब जमीन पर उसका कोई अता पता नहीं था। परियोजना कहां गई, काम शुरू क्यों नहीं हुआ, बिना काम शुरू हुए कंपनी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट कैसे हो गया, जैसे कई सवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछे जाने चाहिए कि नहीं। ठेका मंजूर करने से लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट करने और पावर परचेज एग्रीमेंट की प्रक्रिया में शामिल रहे नौकरशाह और जल विद्युत निगम के आला अफसरों से इस बारे में पूछा जाना चाहिए कि नहीं। शासन का दबाव इतना था कि नियामक आयोग ने यह भी नहीं देखा कि जिस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है उसका अनुभव और उसकी दक्षता क्या है। प्रावधान यह है कि परियोजना का काम उसी कंपनी को दिया जाएगा जिसे उस क्षेत्र में कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव हो और उसकी ठोस वित्तीय पृष्ठभूमि यानी कम से कम 3 वर्ष का ऑडिटेड अकाउंट ज्ञात हो। ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड ऐसी कोई भी शर्त पूरी नहीं कर रहा था। इसके बावजूद जल विद्युत निगम लिमिटेड के उस समय के मुख्य अभियंता जीएस सिन्हा, कार्यपालक अभियंता पंकज सक्सेना, पीके सिंघल, एचसी मौर्य समेत अन्य अधिकारियों ने प्री बिड मीटिंग में ओमनिस के नाम पर सहमति की मुहर लगा दी। जल विद्युत निगम के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों आलोक टंडन, संजय अग्रवाल, विशाल चौहान, नियामक आयोग के तत्कालीन प्रमुख राजेश अवस्थी और देश दीपक वर्मा समेत ऊर्जा विभाग के तमाम आला अफसर इतने बड़े घोटाले पर तब से लेकर आज तक चुप हैं। आला नौकरशाहों की यह चुप्पी सत्ता के अनैतिक कर्म में हिस्सेदारी की सनद है। सत्ता सियासतदानों के साथ नौकरशाहों की मिलीभगत का नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश को भीषण नुकसान हुआ जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल भी अब समाप्त होने को है, लेकिन आज तक लघु जल विद्युत की वे परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई। ताजा सरकारी दस्तावेजों पर आज भी उन योजनाओं को टेंटेटिव यानी अनिश्चित बताया जा रहा है। 5 परियोजनाओं के लिए ओमनिस इंफ्रा से 23 जनवरी 2013 को हुए करार यानी पीपीए के मुताबिक वहां से उत्पादित बिजली प्रदेश को करीब 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से प्राप्त होती, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार दूसरी एजेंसियों से करीब 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती रही। परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाने के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो पाया। ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि करीब 30 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली केवल 5 परियोजनाओं में उत्पादन शुरू नहीं होने के कारण 300 लाख यूनिट बिजली का प्रति वर्ष के हिसाब से नुकसान हुआ। 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से नुकसान की राशि अरबों में पहुंचती है। दूसरी एजेंसियों से ठीक दोगुनी कीमत यानी 8 रुपए पर बिजली खरीदनी पड़ी, वह नुकसान अलग से हुआ। 15 परियोजनाओं से करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा होती जो नहीं हो पाई। लिहाजा कुल नुकसान का भयावह आकलन किया जा सकता है। 5 परियोजनाओं के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से खर्च का आकलन किया गया था, यानी 30 मेगावाट के 5 हाइड्रो पावर स्टेशन स्थापित करने में तकरीबन 300 करोड़ रुपए का खर्च आता, लेकिन इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ। अन्य 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण खर्च और नुकसान का आकलन भी इससे ही किया जा सकता है, जो आज तक शुरू ही नहीं हुआ। ओमनिस जैसी अकस्मात पैदा हुई कंपनी को पीलीभीत की माधो 1 और डूंडा लघु जल विद्युत परियोजना, शाहजहांपुर की माधो 2 जल विद्युत परियोजना, बिजनौर की रामगंगा और ललितपुर की बंदरौन लघु जल विद्युत परियोजनाएं देकर जिस तरह अखिलेश यादव की सरकार ने बिजली उत्पादन का कबाड़ा किया, वैसा ही हाल अन्य 10 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का भी हुआ। बांदा बुंदेलखंड के खनन सम्राट और ओमनिस इंफ्रा पावर लिमिटेड के निदेशकों सीरज ध्वज सिंह और दिलीप कुमार सिंह पर अखिलेश सरकार इतनी मेहरबान थी कि 5-5 बिजली परियोजनाओं का ठेका लेने के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाली कंपनी के निदेशक का खनन का धंधा जारी रहे, इसका पूरा ख्याल रखती रही। अखिलेश सरकार सीरज ध्वज सिंह को खनन पट्टे जारी करती रही और पर्यावरण निदेशालय से मंजूरी दिलाती रही। अखिलेश के संरक्षण के कारण ही सीरज ध्वज सिंह के खनन साम्राज्य में महोबा का जुझार गांव सर्वे नंबर 2/4 खंड 1 भी शामिल हो गया। आज के लिए इतना ही। खनन की बात अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले कार्यक्रम में हम अखिलेश यादव से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने से गायब 7,000 करोड़ रुपए कहां हैं। पहले भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर पूछेंगे और उसके बाद हम फिर आएंगे खनन के गोरख धंधे पर और आपको बताएंगे कि खनन के मसले पर ही कैसे हुआ था समाजवादी पार्टी का उत्खनन। नमस्कार, जय हिंद।